राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक अनबोल दे रानी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। गांव में उस समय जो दाई थी वह जमींदार की पत्नी की आवो भगत में लगी हुई थी। 3 दिन हो गए जमींदार ने की पत्नी को दर्द होते हुए। अब दाई की चिंता बढ़ रही थी, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। और कहते हैं ना कि होनी तो होकर रहती है। जमींदार की पत्नी एक बहुत ही सुंदर सी बेटी को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी। घर में मातम पसर गया, लेकिन बिटिया का चेहरा देखकर सभी को बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि बिटिया इतनी सुंदर थी कि इतनी सुंदरता कि आज तक किसी ने देखी नहीं थी। शायद इतनी सुंदर हकीकत में किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। लड़की 3 साल की हुई। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग जमींदार को कहने लगे, भैया थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि अपनी बेटी को संभाल कर रखना। बिल्कुल महकती है, रूप की देवी है तुम्हारी बेटी। और उसको आस पड़ोस के लोग और परिवार के लोग उसे महक दे कहने लगे। पिता को भी लगता कि महक दे का सौंदर्य अनुपम है। खूबसूरती अगर इंसान का रूप ले ले तो उसे महक दे कहा जा सकता है। इसलिए सब लोग उसे महक दे के नाम से पुकारने लगे। महक दे बड़ी सुंदर थी। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी और जमींदार की चिंता भी बढ़ने लगी, क्योंकि लड़की सुंदर तो थी पर मन की बहुत ही भोली थी। उसे अगर कोई कुछ कहे तो वह तुरंत मान जाती। बहुत ही सीधी थी। उसके सौंदर्य से अधिक उसका भोलापन जमींदार को चिंतित कर देता था। जमींदार सोचता कि कहीं कोई उसकी बेटी का नाजायज फायदा न उठा ले। जमींदार ने यह सोचकर अपने घर के नियम बहुत सख्त बना दिए थे। महक दे को घर से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी। एक पल के लिए भी वह घर से बाहर नहीं जाती थी। उसे सब कुछ घर पर ही मिलता था। जैसे आजादी तो उसकी छिन गई थी। उसे अपने गली में भी जाने की अनुमति नहीं थी। परंतु हर चीज के ऊपर जो कहते हैं ना कि हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन भी होता है, किसी की सादगी से जलने वाले भी होते हैं। यही महक दे के साथ हुआ। महक दे के पड़ोस में रहने वाली सौंदई उसकी हम उम्र थी और उसकी सखी होने का दावा करती थी। और वह मन ही मन महक दे की सुंदरता से जलती थी। और ऊपर से वह इतना अच्छा व्यवहार दिखाती थी कि जैसे वह महक दे की कितनी सच्ची दोस्त है, कितनी सगी है उसकी। वह रोज महक दे के साथ खेलने आती थी और उसे सारे गांव की बातें बताती, जिनका ना तो महक दे को पता होता था और ना ही उनमें उसकी दिलचस्पी थी। पर सौंदई जो कहती तो महक दे उसे तुरंत मान लेती थी। सौंदई तो मन ही मन चाहती थी कि राजा के किसी सैनिक की नजर महक दे पर पड़ जाए और उसकी खूबसूरती का किस्सा खत्म हो जाए। पर अपनी बातों से सौंदई अपने मन की भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाती थी। एक दिन सौंदई महक दे के पास आई और बोली, महक दे तुझे पता है उस पार जो बाग है उसके फल बहुत मीठे हैं। महक दे बोली, हमारे घर पर भी उसी बाग से फल आते हैं, पिताजी ने एक बार बताया था। सौंदई कहने लगी, अरे नहीं पगली, वहां जाकर खाने में वे बहुत मीठे लगते हैं। मैं तो रोज जाती हूँ उस बाग में। महक दे कहने लगी, अच्छा। लेकिन अपनी मजबूरी बताते हुए कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती। सौंदई के मन में कुछ योजना चल रही थी। उसे पता था कि आज बाग के उस पार राजा के सैनिक आने वाले हैं। वो चाहती थी कि आज महक दे को राजा के सैनिक देख लें और उसे बलपूर्वक उठा ले जाएं। उसका महक दे को फुसलाना जारी रहा। महक दे को अपना
जो पिताजी का भी डर था। महकदे सोचकर बोली, सौंदई, क्या मैं वहां उस बाग में जा सकती हूँ? लेकिन पिताजी से पूछूंगी तो पिताजी मानेंगे नहीं। सौंदई बोली, उन्हें नहीं बताएंगे और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। महकदेई कहने लगी, पर यहाँ पर घर में सभी नौकर चाकर हैं, मुझ पर नजर रखते हैं। तो सौंदई कहने लगी, तू चिंता मत कर, उन्हें मैं संभाल लूंगी। सौंदई ने नौकरों को बुलाया और कहा कि आज महकदे के सिर में दर्द है, वह कुछ घंटे सोना चाहती है, कोई भी उसके कमरे में नहीं आए। फिर उसने महकदे को कमरे की खिड़की से नीचे उतार दिया और महकदे के कमरे को अंदर से बंद करके वह भी उसी खिड़की से उतरकर सौंदई उसे सैनिकों को देखकर अपनी जलन मिटाना चाहती थी। किसी भी तरह से कि सैनिकों की नजर महकदे पर पड़ जाए और उसका किस्सा खत्म हो जाए। उधर महकदे इतनी सीधी सादी थी, उसे तो उसके छल का पता ही नहीं था, पर भगवान ने सबके नसीब में कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसे ही वे दोनों बाग में पहुंची, महकदे को तो मानो सारी खुशी आज ही मिल गई थी। वो बाग में इधर उधर दौड़ रही थी और सौंदई को इंतजार था उसके बर्बाद होने का कि कब महकदे पर राजा के सैनिकों की नजर पड़े। लेकिन महकदे तो सोच रही थी कि आज जैसे कि कैद से चिड़िया आजाद हुई थी। उसे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन ये क्या, उस दिन वहां से राजकुमार की सवारी निकल रही थी जिसके बारे में सौंदई को पता नहीं था। उस बाग की खूबसूरती को देखकर राजकुमार ने अपनी सवारी को रुकवाकर बाग देखने चला गया और उसमें से कुछ फल तोड़कर खाने लगा। अचानक राजकुमार अजीत सिंह को महसूस हुआ कि बाग में और कोई भी है, तो वह सतर्क हो गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। जैसे ही महकदे वहां दौड़कर आई, राजकुमार ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। राजकुमार ने देखा, अरे ये तो लड़की है, तो राजकुमार ने उसे तुरंत छोड़ दिया। महकदे तो बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन अजीत सिंह तो जैसे सब कुछ भूल ही गया था। वह तो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। वो देखता रहा। उसके देखते ही देखते कब महकदे उसकी नजरों से ओझल हो गई, उसे पता ही नहीं चला। तभी आकर एक मंत्री ने राजकुमार को हिलाया तो जैसे वह नींद से जागा हो। उधर जब महकदे घर पहुंची तो घर में सबका बुरा हाल था। नौकर सजा के लिए तैयार खड़े थे। जो जमींदार साहब सबको बहुत सुना रहे थे। आखिर 16 साल की सीधी सादी उनकी बेटी घर से गायब थी। जमींदार के पैरों तले तो जमीन नहीं थी। घर आते ही महकदे ने राजकुमार से मिलने वाली बात सौंदई को नहीं बताई थी। सौंदई तो इसी बात से बहुत उदास थी कि महकदे को सैनिकों ने क्यों नहीं देखा। महकदे जो कुछ वक्त की आजादी को महसूस करके खुश हो रही थी, उसने डरते हुए घर में कदम रखा। देखा कि डर से उसका चेहरा जो बहुत ही डर गई थी और चेहरे पर बड़ी उसको जो घबराहट हो रही थी। उसके घर में कदम रखते ही जो सन्नाटा छाया हुआ था वह फुसफुसाहट में बदल गया। नौकर आपस में फुसफुसाने लगे कि ये तो कमरे में सोई हुई थी, ये बाहर से कैसे आ रही है। महकदे ने एक नजर अपने पिताजी को देखा तो वह बहुत अधिक डर गई। जमींदार ने जोर से कहा, कहाँ थी तुम? बिना किसी को बताए कहाँ चली गई थी? बेचारी सीधी सादी महकदे जुबान जरा सी हिली, लेकिन लड़खड़ा कर फिर थम गई। घर का माहौल आज बहुत ही जानलेवा लग रहा था। वह बहुत ज्यादा डर गई थी और थर थर कांप रही थी। पिताजी ने फिर से पूछा तो वह फवक फवक कर रो पड़ी। सौंदई भी वहीं थी, पर यह नहीं बताया कि वो सौंदई उसे लेकर गई थी। मन ही मन जमींदार जी को भी महकदे के भोलेपन का पता था, इसलिए वे अपनी बेटी के भोलेपन को जानते थे
और किसी अपराध की तो गुंजाइश ही नहीं थी। वे समझ गए थे जरूर किसी ने कहा होगा, तभी महक दे घर से गई होगी। ऐसे मोड़ पर ही तो आज जमींदार जी को अपनी पत्नी की कमी खल रही थी। माँ ही तो होती है जो अपनी बेटी को किशोर अवस्था से जवानी तक संभाल कर और समझा कर रखती है। आज जमींदार जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। पत्नी का ना होना आज जमींदार जी को रुला गया था, पर उन्होंने जो महक दे को कुछ हिदायतें देकर जो अंदर भेज दिया। महक दे अपने कमरे में चली गई। उधर राजकुमार के मन में तो उथल पुथल मची हुई थी। 20 बरस का राजकुमार अजीत सिंह अभी तक गुरुकुल का ज्ञान, शस्त्र चलाना, घुड़सवारी, माता पिता का प्रेम, बस यही तो देखा था। शिक्षा ही तो पूरी हुई थी राजकुमार की, पर आज उसके मन में बहुत अलग से विचारों ने जन्म ले लिया था। महक दे का सौंदर्य उसे कितना घायल कर गया था, उसे तो अजीत सिंह भी नहीं समझ पा रहा था। अचानक अजीत सिंह अपने कमरे में जो उठकर व्याकुलता से टहलने लगा। उसकी चाल को देखकर उसकी माता को शक हुआ कि जरूर उसका बेटा कुछ चिंतित है। माता ने पास आकर पूछा, अजीत सिंह, आपको नींद नहीं आ रही? तब अजीत सिंह एकदम चौंक कर बोला कि माँ, आपने बचपन में मुझे बहुत सारी परियों की कहानी सुनाई थी। क्या परियां सच में होती हैं? माँ ने कहा, मैंने होती तो होंगी, लेकिन मैंने तो कहानियां ही सुना है, कभी देखा नहीं। तब राजकुमार ने कहा, माँ, आज मैंने परी का साकार रूप देखा है। माता को समझते देर नहीं लगी कि अजीत सिंह अब विवाह के लायक हो गया है, पर रात अधिक हो गई थी तो वो कुछ नहीं बोली और कहने लगी, बेटा, रात ज्यादा हो गई है, अभी आप सो जाइए। रात को अजीत सिंह जैसे ही आंखें बंद करता, उसे महक दे का चेहरा नजर आता। उस भोले भाले चेहरे को आखिर किस तरह वह अपनी आंखों से निकाले। उस रात वह सो नहीं पाया था। इधर महक दे ने भी एक बार अजीत सिंह के बारे में सोचा, पर प्रेम के बारे में जानने की उसकी बुद्धि कहाँ थी। वह तो बहुत ही भोली थी, कुछ जानती नहीं थी। अगली सुबह होने तक अजीत सिंह ने इरादा कर लिया कि वो उसी लड़की को अपनी जीवन संगनी बनाएगा। अगले ही दिन जो उसने अपने माता पिता को उस लड़की के बारे में बताया, और राजा को अपने बेटे की खुशी से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सैनिकों से कहा कि जाओ और उस लड़की की खोज करो। अगले ही दिन उसकी खोज शुरू हो गई, पर ना तो नाम पता था और ना ही उसका पता मालूम था। उसी बाग में वे बहुत बार गया, आसपास भी गया, पर वह चेहरा नहीं दिखा। खोजते खोजते राजकुमार को भी 1 साल बीत गया। आखिर कभी ना कभी तो रात या दिन में बदलना ही था, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा तो होता ही है, और 1 वर्ष तो अमावस्या से पूनम तक का सफर था। एक दिन अजीत सिंह भेष बदलकर जनता की हालत को जानने के लिए महल से निकला और महकदे की गली में आ गया। या ये कहा जाए कि संयोग उसे वहां खींच लाया था। महकदे खिड़की से बाहर की दुनिया देख रही थी। राजकुमार की नजर पड़ी महकदे पर और आंखें थम गई। दोपहर की जो गर्मी इतनी थी, जैसे समझो उसको देखकर तो जेठ की तपती जमीन पर जो सावन की बूंदें बरस पड़ी हो। झूमता हुआ राजकुमार महल में आ गया और सारी बात अपने पिताजी को बताई। राजा को अपने बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए था। राजा ने जमींदार जी के घर रिश्ता भिजवा दिया। राजकुमार संग बेटी की शादी की सोचकर जमींदार तो फूला नहीं समाया। महकदे के घर में मानो खुशियों की जो अनुपम लहर दौड़ गई, पर महकदे इस खुशी की गंभीरता से नहीं जानती थी कि यह इतनी बड़ी खुशी की बात है।
माता की छाया सिर पर नहीं होना भी लड़की के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं होता। जब उसके विवाह का समय हो और माता ही मन में सपने संजोना सिखाती है, अच्छे बुरे की पहचान करवाती है, ससुराल के कितने नियम कायदे बेटी को समझाती है, महक दे को कितना खुश होना चाहिए था, ये बताने वाली उसकी माँ उसके आसपास नहीं थी। पिता कहाँ तक अपनी बेटी को समझा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सौंदर्य तो यह बात सुनकर जल भुन गई थी। जलन तो वह पहले से ही करती थी, अब तो वह विनाश की हद पर पहुंच गई थी। महक दे रानी बनेगी, यही सोचकर सौंदर्य का बुरा हाल था। वह बहुत ही सौंदर्य जो कट रही थी कि कैसे भी करके इस महक दे का पत्ता साफ होना चाहिए। महक दे जो बहुत ही तरह तरह की साजिशें रच रही, लेकिन कोई भी उस पर फिट नहीं बैठ रही थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब शगुन का दिन भी आ पहुंचा। जमींदार के घर में बहुत चहल पहल थी, सभी बहुत व्यस्त थे। महक दे कुछ परेशान थी, परंतु उसकी पड़ोसनें उसके साथ मजाक कर रही थी। सौंदर्य तो ईर्ष्या से जल रही थी। वह सभी महक दे के कमरे में बैठी हुई थी, महक दे को छेड़कर उसके साथ मजाक कर रही थी। महक दे राजकुमार कैसा है, तूने जब बाग में उससे मिली तो कैसा लगा। दूसरी ओर महक दे तरह तरह के मजाकों से कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे तो राजकुमार के बारे में ठीक से कुछ याद भी नहीं था। रस्म शुरू हुई। महक दे की मौसी उसे बुलाने आई और कहा कि तुम सारी लड़कियां महक दे को लेकर आ जाओ, राजा और रानी शगुन लेकर आ रहे हैं। महक दे नीचे आ चुकी थी। राजा और रानी ने उसे देखा तो रानी मन ही मन बड़ी खुश हुई और मुस्कुराई। अजीत सिंह ने तो मेरी बहू बिल्कुल चांद का टुकड़ा ढूंढी है। लाल रंग के लहंगे में किसी परी से कम नहीं लग रही थी महक दे, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। धीरे धीरे महक दे नीचे आ रही थी। सभी का ध्यान उसी की ओर था। वो थोड़ी डर सी गई कि सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, फिर धीरे से खड़ी हो गई। तब उसकी मौसी ने इशारा किया तो उसने राजा और रानी के पांव छू लिए। रानी महक दे को देखकर फूली नहीं समा रही थी। उनका मन महक दे को देखकर खुशी से झूम रहा था। महक दे को फिर एक कुर्सी पर बैठाकर शगुन की मिठाई उसकी झोली में रखी तो महक दे फिर घबरा गई। सौंदर्य भी सब कुछ देख रही थी और उसके जो साथ दिमाग में कुछ योजना चल रही थी। शगुन की रस्में पूरी हुई। अड़ोस पड़ोस की औरतें और रिश्तेदारों में जितनी औरतें आई थी सब मंगल गीत गाने लगी कि जब लड़की पराई होती है, बाबुल की लाडो पराई हो गई, इस तरह के गीते वे गाने लगी। गीत के बोल सुनकर महक दे रोने लगी। मौसी ने उसे समझाया, नहीं महक दे, लड़कियों को तो दूसरे घर जाना ही होता है, यही तो दुनिया का रिवाज है। हमें भी दूसरे के घर जाना पड़ा था। मौसी उसे समझा रही थी। महक दे बहुत डरी डरी सी थी कि ना जाने अब क्या होगा। राजा और रानी महक दे को अपनी बनाकर चले गए थे। तभी मौसी ने जो शगुन में आया था उस सारे सामान को आंगन में फैला दिया और सभी पड़ोसनों को दिखाने लगी। सौंदर्य की हालत तो खराब थी। शगुन में इतना सोना चांदी और इतने सुंदर सुंदर वस्त्र देखकर उसे तो महक दे से बड़ी ईर्ष्या हो रही थी। मौसी ने जो बहुत खुश होकर सबको दिखा रही थी। शगुन तो क्योंकि राजा था तो वास्तव में बहुत अधिक आया था, और आया भी क्यों ना हो, राजकुमार के इकलौते बेटे की जो शादी थी और उसकी होने वाली पत्नी महक दे थी तो उसके लिए तो आता ही। सभी कह रहे थे महक दे इतना चांद सा मुखड़ा लेकर यूं ही थोड़ी पैदा हुई है, इसे तो राजा की रानी बनना ही था। जमींदार के घर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। महक दे मगन होकर सब देख रही थी। अचानक दौड़कर वह अपने कमरे में गई और रोने लगी। उसके मन में अभी भी वही बोल चल रहे थे जो औरतें गा रही थी, बाबुल की बेटी पराई हो गई,
मौसी ने शगुन दिखाकर समेट कर रख दिया, क्योंकि महकदे का दिल टूट रहा था अपने पिता से अलग होने की सोचकर। पूरे गांव में महकदे के शगुन के चर्चे हो रहे थे। सब लोग महकदे की किस्मत पर इतरा रहे थे कि कितनी अच्छी किस्मत लेकर महकदे पैदा हुई है। उसके भाग्य में तो राजघराना है, राज भोगेगी। सभी उसके सुनहरे भविष्य की कामना कर रहे थे। राजा रानी महल पहुंचे तो राजकुमार माता के कमरे में गए और पूछा, माता, उस लड़की का नाम क्या है? तब रानी माँ बोली, बेटा, उसका नाम महकदे है। राजकुमार नाम सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जैसी सूरत वैसा नाम। राजकुमार महकदे की सूरत को बिल्कुल भी नहीं भूला था और माँ से कहने लगा, माता, आपको कैसी लगी वो? और फिर शर्म से चुप हो गया। राजमाता ने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल वैसी है जैसी हमने तुम्हारे लिए दुल्हन को सोच रखा था कि अपने बेटे के लिए किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी बहू लेकर आएंगे। बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा है। फिर बोली, बेटा, वो लड़की बहुत मासूम है, अभी आपको ही उसका रिश्ता संभालना पड़ेगा। उस पर माँ का साया भी नहीं है। हम भी माँ बनकर उसे बहुत प्रेम करेंगे। राजकुमार मुस्कुराते हुए चला गया। मन ही मन वो बहुत खुश भी था और बेचैन भी। आखिर विवाह की घड़ी भी आ गई और व्यक्ति को जब कहते हैं ना कि छेता रख दिया तो जल्दी ही आ जाता है और विवाह का जो समय आ गया। परंतु राजकुमार के मन में बहुत खुशी थी। बार बार महकदे की बड़ी बड़ी सुरमई आंखें उसके सामने दिखाई देती थी। वह उसी के सपनों में खोया रहता। इधर जो सौंदई की जलन का ठिकाना नहीं था, वह तो उसके साथ दिमाग में योजनाएं चल रही थी और विफल हो रही थी। अब उसने सोचा कि महकदे तो बहुत ही सीधी सादी भोली भाली है, उसके सीधेपन का फायदा उठाकर देखती हूँ। वो बार बार बहुत परेशान हो रही थी तो वह तुरंत महकदे के पास गई और महकदे ने कहा, महकदे, तुझे पता है सारा गांव तेरे ससुराल से आई सुगन की बुराई कर रहा है कि राजा तो बहुत ही अमीर होते हैं, फिर भी देखो उन्होंने महकदे को कितना कम शगुन दिया है। इस तरह से वह महकदे के आगे बुराई करने लगी कि देखो सारा गांव थू थू कर रहा है, महकदे कितनी सुंदर है और देखो राजकुमार की शादी होने वाली है, कितना कम शगुन दिया। ऐसे होता है कहीं? महकदे चौंक कर बोली, सच में सौंदई, शगुन ठीक नहीं था क्या? नहीं महकदे, सौंदई कहने लगी, बहुत ही हल्का सा है। अगर मेरे ससुराल वाले मुझे ऐसा शगुन देते ना, मैं तो कभी भी अपने पति से बात नहीं करती, हमेशा उससे दूर रहती। उनको तो तेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है, सौंदई महकदे से कह रही थी। तो महकदे बोली, अच्छा, तो मैं भी कभी उनसे बात नहीं करूंगी, हमेशा उनसे दूर रहूंगी। सौंदई कहने लगी, यही तो मैं तुझे समझा रही हूँ। अगर तुझे वो पसंद करते और अच्छे से प्यार करते तो क्या तेरे लिए अच्छा शगुन नहीं देते? मेरी बात ध्यान रखना, कभी राजकुमार से मुंह से बात मत करना, बोलना ही मत, और तब उन्हें तेरी कदर की जो पता चलेगा कि हमारी महकदे कोई कम थोड़े है। तो महकदे कहने लगी, नहीं नहीं सौंदई, तो चिंता मत कर, तू मेरी सबसे अच्छी सखी है, तू मेरा कोई बुरा थोड़ी चाहेगी। मैं तुझसे कहती हूँ कि मैं कभी भी राजकुमार से बात नहीं करूंगी। महकदे को अंदाजा भी नहीं था कि यह उसने क्या कर दिया। सौंदई ने अपनी चाल कामयाब होती देखी। उसने महकदे का घर बसने से पहले उजाड़ दिया था। सौंदई अपनी जो चाल चल के वहां से चली गई। महकदे मन ही मन सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजकुमार से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। जब उनको मेरी कदर ही नहीं है, सौंदई ठीक ही तो कह रही है। सौंदई भी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रही थी, अब तो महकदे को विवाह के तुरंत बाद ही राजा महल से निकाल देंगे तो कितना अच्छा होगा, मेरे दिल को कितना सुकून पहुंचेगा। इसके रूप के आगे कोई मुझे गिनता ही नहीं है। जब देखो महकदे महकदे सब करते रहते हैं,
क्या मैं किसी से कम हूं? उधर राजकुमार बस मेघदे के बारे में ही सोचे जा रहा था। मन ही मन सोच रहा था, भले ही राजाओं के यहाँ बहुत पत्नियां रखने का रिवाज हो, पर मैं तुमसे वादा करता हूं मेघदे, मेरी पत्नी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम ही रहोगी। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई दूसरी पत्नी नहीं आएगी। मैं ताउम्र सिर्फ एक मेघदे के से ही प्रेम करूंगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ राजकुमार अपने पिताजी के कमरे में पहुंच गया। राजा बोले अजीत सिंह को देखकर एकदम चौंक गए। तो राजा ने कहा, अजीत सिंह? तो अजीत सिंह ने कहा, जी पिताजी कहिए। हम जल्द से जल्द आपकी शादी करवाने जा रहे हैं, इसलिए विवाह के तुरंत बाद आपको राज्य की बागडोर भी संभालनी होगी। मैं परमात्मा के चिंतन के लिए जंगल जाना चाहता हूँ। अजीत सिंह घबरा गया। क्या पिताजी, मैंने तो अभी कुछ ठीक से सीखा भी नहीं है। तब राजा साहब बोले, आप बहुत समझदार हैं अजीत सिंह, आपने अभी तक जो सीखा है वह बहुत अच्छे से निभाया भी है। आगे अनुभव आपको सब सिखा देगा। इतना कहकर राजा साहब वहां से चले गए। अजीत सिंह कुछ परेशान सा हो गया। फिर उसकी आंखों में मेघदे के सपने चलने लगे और वह मुस्कुराने लगा। पर उसे कहाँ पता था कि सौंदर्य ने पहले ही उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए थे। बहुत ये अजीब आगे घटने वाला था। एक एक करके दिन बीत गए और शादी का दिन आ पहुंचा। राजा के घर शाही तरीके से शादी की तैयारियां हो रही थी। राजकुमार के संग सारा राज परिवार खुशी में झूम रहा था। रानी और राजा बेटे की शादी से बहुत खुश थे। जमींदार के घर भी धूम मची थी। महकदे भी खुश थी। उसे सभी का उसको टोकना मजाक करना अच्छा लग रहा था। नए नए कपड़े नए नए गहने देखकर महकदे बहुत खुश थी, परंतु कोई खुश नहीं था तो वह थी सौंदर्य, क्योंकि गांव के लोग तो इस वजह से भी खुश थे कि राजकुमार की बारात उनके गांव में आने वाली थी और यह भी एक गर्व की बात थी। सौंदर्य के दुख और जलन से भरी हुई थी। जलन का तो यही दस्तूर होता है कि वह समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, जब तक जलने वाला भाग्य को समझकर आगे नहीं बढ़ जाता। शादी की खुशी में जमींदार के पैर तो जमीन पर नहीं टिक रहे थे। महकदे का भाग्य उसे सोच सोच कर जमींदार बहुत खुश हो रहे थे कि मेरी बेटी बड़ी भागों वाली है। राजकुमार की बारात जमींदार के द्वार पर आ पहुंची थी। बारात का बड़े ही हर्ष से स्वागत किया गया। जमींदार की खुशी का तो पारावार नहीं था। महकदे अपने कमरे में थी, बहुत खुशी से तैयार हो रही थी। उसकी सखियां उसे तैयार कर रही थी। उसकी सुंदरता से सभी उस दिन बड़े हैरान हो रहे थे। लाल रंग की साड़ी में बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। सखियों ने भी उस दिन कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे सजाने में। शादी वाले दिन की यही खास बात होती है। उस दिन दुल्हन पूरी जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत लगती है, और लगे भी क्यों नहीं, बचपन से उस दिन का सपना जो देखती आती है। जिंदगी का सबसे खास दिन होता है उसके लिए शादी वाला दिन। लड़की का तो लगभग नया जन्म ही होता है। महकदे की सुंदरता देखते ही बन रही थी। राजकुमार घोड़े पर आया था। राजकुमार बहुत सुंदर लग रहा था। पहले वरमाला हुई, फिर फेरे और बाकी की रस्में। शादी संपन्न हो गई। विदाई का वक्त आ गया। महकदे विदाई के टाइम पर फूट फूट कर रोई और अपने घर से विदा हो गई। महल में महकदे का भव्य स्वागत हुआ। राजकुमार बीच बीच में महकदे का चेहरा देखता तो अपने भाग्य पर इतरा उठता। रस्में चल रही थी। महकदे भी खुशी से सारी रस्में कर रही थी। रस्में खत्म होते होते बहुत रात हो गई थी। राजमाता महकदे को राजकुमार के कमरे में बैठा आई। राजकुमार कमरे में पहुंचा तो महकदे बेड पर बैठी हुई थी और राजकुमार उसे देखता ही रह गया। ऐसा लगा मानो कोई परी सारी चांदनी समेटकर एक कोने में बैठ गई हो। वह कुछ समय तक उसे देखता ही रहा। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकला। महकदे भी नहीं बोली।
कुछ समय बाद राजकुमार जैसे नींद से जागा। राजकुमार आगे बढ़ा और महकदे को बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो महकदे। इतनी सुंदर आज तक मैंने कोई लड़की नहीं देखी। पर महकदे कुछ नहीं बोली। सौंदर्य की कही बातों का उस सीधी सादी लड़की के दिल पर बहुत गहरा असर हुआ था। सौंदर्य की बातों को महकदे दिल से लगा कर बैठी थी। राजकुमार बोलता रहा, पर महकदे कुछ नहीं बोल रही थी। राजकुमार को कुछ आभास हुआ कि वह अभी तक अकेला ही बोल रहा था। महकदे ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला था। राजकुमार ने अभी तक एक बार भी उसकी आवाज नहीं सुनी थी। उसे कुछ शक हुआ। सीधे तौर पे महकदे को बोला, तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा। मैं कब से खड़ा हूं, तुमने बैठने को भी नहीं कहा। कोई बात है महकदे? तो वह इतना कहकर आगे जो जाकर पलंग पर बैठा तो महकदे तुरंत उठकर खड़ी हो गई और कोने में खड़ी होकर जाकर खड़ी हो गई। राजकुमार को बड़ा अजीब लगा। महकदे को उसने कहा, महकदे, मुझे नहीं पता तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। मैंने ऐसा क्या किया है? ये किस तरह की नाराजगी है तुम्हारी? अगर तुम मुझसे नहीं बताओगी तो मैं कैसे जानूंगा तुम्हारी नाराजगी की वजह कि तुम मुझसे इतना रुष्ट क्यों हो। परंतु महकदे फिर भी कुछ नहीं बोली। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो और दूर रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मेरे कमरे में बहुत जगह है, मैं दूसरे कोने में जाकर सो जाता हूँ। फिर भी महकदे कुछ नहीं बोली। राजकुमार दूसरे कोने में पड़े पलंग पर जाकर लेट गया और सोचता रहा, आखिर क्या हुआ है महकदे को? क्यों इस तरह का व्यवहार कर रही है? बहुत भोली है महकदे, राजमाता ने बताया था। लगता है उसे मुझे अपना मानने में कुछ समय लगेगा। कोई बात नहीं महकदे, मैं तुम्हारे लिए पूरी उम्र भी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, जब तक तुम मुझे अपना मानोगी। तो राजकुमार मन ही मन सोच रहा था और मन ही मन में मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा सारी जिंदगी इंतजार करूंगा। और सो गया। महकदे भी सो गई। उसने राजकुमार के बारे में कुछ नहीं सोचा और सो गई। शादी की रस्मों से भी वह बहुत थक गई थी। अगली सुबह महकदे सोकर उठी तो महल में उसकी पग फेरे की रस्म होनी थी। उसके पिताजी उसे लेने आए थे। महकदे अपने घर चली गई और सभी से जाके खुशी से मिली। सौंदर्य भी उससे मिलने आई। सौंदर्य ने मीठी मीठी बातें करके यह जानने की कोशिश की कि महकदे का व्यवहार राजकुमार के साथ किस प्रकार का रहा, और सारी बातें जानकर कि महकदे ने उससे बात ही नहीं की तो बहुत खुश हो गई। इधर अजीत सिंह जब थोड़ा देर से उठे तो उठते ही उन्होंने अपनी राजमाता को बताया, माता, आज महकदे नजर नहीं आ रही। तो राजमाता ने बताया, राजकुमार, महकदे अपने मायके गई है, कल उसको लेकर तुम्हें आना है। अजीत खुश हो गया। वह सोच रहा था कि कल तक शायद महकदे की सहेलियां उसे सब कुछ समझा दें और वह बोलने लगे। अगले दिन अजीत सिंह महकदे को लेने गया और उसे महल में लेकर आ गया। रास्ते में भी महकदे चुप रही क्योंकि वह कुछ नहीं बोली, क्योंकि सौंदर्य ने अपनी जो चाल चली थी वह महकदे के पास आकर दोहरा गई थी। महकदे, देख, अगर तुझे अपना राजकुमार पर अपना रौब झाड़ना है और राजकुमार हमेशा तेरे बस में रहे क्योंकि उसने तेरी कदर नहीं की, तो तू उससे बात मत करना। अगर तूने बात कर ली तो राजकुमार कभी तेरी कदर नहीं समझेगा। देखा नहीं सारे गांव में कैसी तेरी थू थू हुई है, कैसा सगुन भिजवाया था। यही बात भोली भाली महकदे के दिल में थी और दोबारा उनको दोहरा दिया था। तो वह फिर पूरे रास्ते भी अजीत सिंह से नहीं बोली थी। महकदे, राजकुमार बोला, अभी तक तुमने मुझे अपनी नाराजगी की वजह नहीं बताई। महकदे चुप थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अजीत सिंह ने फिर कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझसे जब तक नाराज हो मैं खुद से ही बातें कर लेता हूँ। फिर भी महकदे चुप रही। दिन गुजरते रहे। राजकुमार बुझा बुझा सा रहने लगा। अब राजमाता को भी कुछ शक सा हुआ, पर अजीत सिंह ने उन्हें कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे करके विवाह को 6 साल बीत गए।
अजीत सिंह के पिताजी राज्य की बागडोर अजीत सिंह को सौंपकर जंगल जा चुके थे। वे वन में जाकर प्रभु की तपस्या करना चाहते थे। उनकी माता भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। उनका भी स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था और एक दिन राजमाता भी भगवान को प्यारी हो गई। अजीत सिंह के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पूरे राज्य की जिम्मेदारी राजकुमार की थी। उनके मन में अशांत होते हुए भी वे राज्य की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। धीरे धीरे वे महकदे से बहुत दूर होते जा रहे थे, परंतु फिर भी प्रेम सिर्फ महकदे से ही करते थे। लेकिन मन ही मन महकदे की चुप्पी उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। अजीत सिंह ने राज्य तो संभाला था, पर वो सिंहासन पर बैठे नहीं थे, क्योंकि वे अपने राज्य के सिंहासन पर अभी भी अपने पिताजी को देखते थे। अचानक एक दिन महल में वन से खबर आई कि अजीत सिंह के पिताजी भी चल बसे। राजा को महल में लाया गया। शाही तौर पे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके पिताजी की मृत्यु के बाद दरबारियों में अजीब सी खलबली थी। कुछ वफादारों ने मिलकर अजीत सिंह को गद्दी पर बिठा दिया और राज तिलक कर दिया था। राजकाज के कामों में अजीत सिंह अपने आप को व्यस्त रखने लगे और उन्होंने अपने राज्य के आसपास के काफी राज्यों को जीत लिया था। राज्य भी बहुत बढ़ गया था। साथ ही साथ राजकुमार अजीत सिंह की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। महकदे अभी भी सीधी सादी थी। वह इतनी भोली थी कि अभी तक इतने सालों बाद तक सौंदर्य की कई बातों को दिल में लगाए बैठी हुई थी और चुप रहती थी। महल में बाकी सभी के साथ वो ठीक से बात करती थी और अपनी जिम्मेदारी भी निभाती थी। भोलापन कब जिद का रूप ले गया वह खुद नहीं जानती थी कि उसके भोलेपन ने कौन सा जो अनर्थ कर दिया है। अजीत सिंह का राज्य अभिषेक हुए भी अब 5 वर्ष का समय बीत चुका था। एक दिन महल में एक दरबारी को महकदे और राजकुमार के साथ बात न करने का पता चल गया। महकदे की दासी उस दरबारी के पड़ोस में रहती थी। दासी ने अपने आसपास वालों को बता दिया तो दरबारी को भी पता चल गया। यह खबर आग की तरह फैल गई। राजकुमार से जो ईर्ष्या रखने वाले दरबारी राजकुमार को मारने की योजना बनाने लगे, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था जो उसके बाद राज्य को संभाल सके। लेकिन अजीत सिंह के वफादारों ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया था। इस घटना के बाद राजकुमार के संग दरबार में भी चर्चा की गई। अजीत सिंह के पिताजी के वफादारों ने कहा, राजकुमार, आपकी जिम्मेदारी राज्य को संभालने की ही नहीं है, बल्कि राज्य को इसका उत्तराधिकारी देने की भी है। ईश्वर ना करे अगर दरबारियों की योजना का पता नहीं चलता या देर से पता चलता तो ये राज्य बिना मालिक की स्त्री की तरह हो जाता। फिर इस पर कौन अधिकार करता ये भी कहा नहीं जा सकता। आपके और रानी महकदे के बारे में जो बातें राज्य में फैल चुकी हैं, वे बातें आसपास के राज्यों में भी फैलेंगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों के गुप्तचर भेष बदलकर अन्य राज्यों में घूमते हैं। ऐसे ही हमारे राज्य में भी अलग राज्यों के गुप्तचर घूमते होंगे और यहाँ की खबरें गुप्त रूप से अपने राज्यों में पहुंचाते होंगे। राजा को आपके यहाँ उत्तराधिकारी का ना होना अन्य राजाओं को जो लोभ में डाल सकता है, वे आपके राज्य को हथियाने की जो साजिशें करेंगे। इसी प्रकार की बातें जब दरबार में हुई तो राजा अजीत सिंह को अंदर तक तोड़ गई। अभी वो महकदे के व्यवहार से ही दुखी था, एक और मुसीबत उनके सिर आ पड़ी। वो कुछ निश्चय करके उठे और महकदे के पास पहुंचे। महकदे हमेशा की तरह मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। राजा अजीत सिंह ने बोलना शुरू किया, महकदे, मैंने पिछले 11 साल से तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया और ना ही हमारे रिश्ते को तुम्हारे ऊपर थोपा, लेकिन आज मेरा तुम्हारे साथ बात करना जरूरी था, इसलिए मुझे आना पड़ा तुम्हारे पास। महकदे, तब भी मैं चुप ही था। इतना कहकर महकदे कुछ नहीं बोली, वह चुप ही रही। अजीत सिंह ने महकदे को दरबार में हुई सारी बातें बता दी। फिर थोड़ा ठहर कर बोला, महकदे, मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करनी है।
महकदे राज्य को उसका उत्तराधिकारी देना है, वरना मेरे पिताजी को दिया हुआ राज्य को अंतिम सांस तक संभालने का जो मैंने संभाल के रखूंगा राज्य जो वचन दिया था वह टूट जाएगा। महकदे फिर भी चुप रही। आज महकदे की चुप्पी ने राजा के प्रेम पर बहुत गहरी चोट मारी थी। महकदे ने शायद जीवन भर मुझसे बात नहीं करने की ठान रखी है। यह सोचकर राजा अपने कमरे में आ गया और बहुत दुखी मन से टहलने लगा। उसे कभी कभार दरबार में हुई बातें याद आती तो सबसे ज्यादा उसे महकदे की चुप्पी परेशान करती। चिंता में ही कब सुबह हो गई राजा को पता ही नहीं चला। वह भारी मन से दरबार में गया और सलाह की। दरबारियों ने राजा अजीत सिंह को दूसरा विवाह करने की सलाह दी, परंतु अजीत सिंह दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। तभी उनके मन में एक योजना आई। उन्होंने महकदे को दरबार में बुलवाया और कहा, महकदे, आपका मुझसे बात ना करना राज्य के लिए बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। इसलिए आपको आज से मैं आदेश देता हूं कि अगर 2 दिन में आपने मुझसे बात करनी शुरू नहीं की या उसका कोई कारण नहीं बताया तो मैं तीसरे दिन दूसरा विवाह कर लूंगा और आपको एक दासी के रूप में महल की छत से कबूतर उड़ाने का काम दिया जाएगा। और इतना कहकर अजीत सिंह दरबार छोड़कर चले गए। राजा अजीत सिंह ने सोचा था कि रानी महकदे को बांदी बनने की बात से एक बार तो इस पर जरूर विचार करेगी पर और इस बात को समझेगी और फिर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि पिताजी का वचन भी नहीं तोड़ना था और दूसरा विवाह भी उन्हें नहीं करना था। 2 दिन गुजर गए, लेकिन आज अजीत सिंह को बहुत ही उम्मीद। राजा ने सोचा कि रानी महकदे बांदी बनने की बात से एक बार इस विषय में जरूर सोचेगी और सारी स्थिति को समझेगी और फिर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि पिताजी को दिया हुआ वचन भी नहीं टूटेगा और दूसरा विवाह भी नहीं करना पड़ेगा। 2 दिन गुजर गए। राजा अजीत सिंह का दिल बहुत बेचैन था। दूसरे दिन की रात भी अजीत सिंह की सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उनको बड़ी बेचैनी हो रही थी और उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी। आधी रात हो चुकी थी। अजीत सिंह राजा की आंखों में नींद नहीं थी, बस महकदे का इंतजार था कि अभी आएगी और बीते समय पर दुख प्रकट करेगी कि मुझसे जो हुआ गलती हो गई। रात का आखिरी पहर भी बीत चला था। अजीत सिंह को एक एक पल सालों के जैसे लग रहा था। द्वारपालों की आहट को भी राजा ध्यान से देखता, कहीं महकदे तो नहीं आ गई। देखते ही देखते रात का आखिरी पहर भी बीत गया। अजीत राजा निढाल होकर बिस्तर पर लेट गया। पौ फटने पर चिड़ियों की चहचहाट कानों में चुभ रही थी। उसके जीवन में अनेक परेशानियों के बावजूद भी राजा कभी इतना दुखी नहीं हुआ था। आज तो उसका जीवन से मन उठ गया था। जिस मकसद से उन्होंने महकदे उससे दूर हो रही थी उसका उन्हें कारण ही नहीं पता था, लेकिन वह महकदे से बहुत प्रेम करता था। आज उसे सजा सुनानी भी थी। अजीत सिंह राजा बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी परेशानी का कोई हल उसके पास नहीं था। भरे दरबार में 2 दिन पहले उसने जो ऐलान किया था उससे भी वह मुकर नहीं सकता था। सारे दरबारी आकर बैठ चुके थे। राजा अजीत सिंह बहुत ही परेशान और भारी कदमों से बहुत उदास होकर जो अपने दरबार में आया, क्योंकि सारी दरबारी बैठ चुके थे और अजीत सिंह का जो इंतजार हो रहा था। आज राजा बहुत देर से आया था और आकर सिंहासन पर बैठा। दरबार में जो फुसफुसाहट होने लगी और राजा ने हुक्म दिया महकदे को बुलाया जाए। महकदे आ गई। उसने दरबार में बढ़ते कदम अजीत का खून सुखा रहे थे। वह बहुत ही दुखी थे। अजीत सिंह ने कहा, महकदे, परसों के ऐलान के मुताबिक आपको 2 दिन दिए गए थे, परंतु आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इसलिए आपके लिए जो सजा निश्चित की गई है उसका पालन आज से ही होगा। अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। महकदे कुछ नहीं बोली।
सौंदर्य के कहे शब्द उसे अब भी याद थे। महक दे अपने आप छत पर चली गई और जाकर बैठ गई। उसके सीधे साधे मन ने उसे समझने ही नहीं दिया, उसके भोलेपन ने, कि आज से वह सच में महल की बांदी बन गई है। अजीत सिंह के दुख के कोई पार नहीं था। वो बार बार मन ही मन भाग्य को कोस रहा था। उसी दिन पास के राज्य की राजकुमारी, जिसका नाम पवित्रा था, उससे राजकुमारी की शादी हो गई और नई रानी महल में आ गई। अजीत सिंह का विवाह हुआ, फिर रानी पवित्रा उनके जीवन में आकर उनके जीवन ने नया मोड़ लिया। पवित्रा अजीत से बहुत अधिक प्रेम करती थी। अजीत सिंह भी पवित्रा के साथ रिश्ते को मान देते थे, परंतु महकदे की बेरुखी का दुख उनके मन में समाया रहता था। यूं तो पवित्रा बहुत समझदार थी, पर अजीत का महकदे से अत्यधिक प्रेम करना उसकी जलन बन जाता था, क्योंकि सौत की डाहा एक जलन का रूप लेती है। अजीत सिंह को भी अब महकदे के बोलने का इंतजार रहता था। पवित्रा को बहुत डर लगा रहता था, अगर महकदे बोलने लगी तो अजीत सिंह उसे भूल ही जाएंगे, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। राजा अजीत सिंह पवित्रा के साथ अपने रिश्ते को मान देता था, पर स्त्रियों में जलन होने की भावना स्वाभाविक होती है। पवित्रा हृदय से चाहती थी कि महकदे कभी ना बोले। 1 साल बीत गया। 1 साल बाद पवित्रा ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। अजीत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार बहुत प्यारा था, उसका नाम सावंत रखा गया। महल में खुशियां मनाई गई। इतनी खुशी के बावजूद अजीत महकदे को नहीं भुला पा रहा था। रोज सुबह उसके पास जाता, उसका हाल पूछता और जवाब नहीं मिलने पर लौट आता। पवित्रा को डर लगा रहता, किसी दिन महकदे बोल पड़ी तो उसका पति उससे दूर हो जाएगा। महल में महकदे को अब रानी अनबोलदे कहा जाने लगा। सब उसे रानी अनबोलदे के नाम से जानने लगे। राजा अजीत सिंह पवित्रा के साथ से खुश तो था, पर दूसरी बात पर अनबोलदे का जिक्र पवित्रा को दुखी कर देता था। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। वो भी अनबोलदे के किस्से अपने पिता से सुनता था, कैसे अनबोलदे रानी अजीत सिंह को बाग में मिली थी। समय बीतता गया। अनबोलदे रानी का शरीर अब कमजोर होता गया। पौष महीने की सर्दी की रात थी। अनबोलदे रानी छत पर ही सोती थी। रात को बरसात हुई थी और अनबोलदे रानी भीग गई थी। कड़ाके की ठंड में भीगी हुई अनबोलदे का शरीर कमजोर हो चुका था। उसकी सांसें मंद पड़ने लगी थी, खून जमने लगा था। वह मौत के बिल्कुल नजदीक थी। अचानक उसे याद आने लगा, उसने अपनी जिंदगी में क्या खोया है, आज तक उसने क्या किया है। अब तक सौंदर्य की कही बात को अपनी जिद बनाकर सोचने वाली महकदे को अब समझ आने लगा था कि उसने कितना गलत किया है। आज उसका नाम अनबोलदे हो चुका है। महल से नीचे जाने वाले दरवाजे बंद थे। अनबोलदे अजीत से मिलकर माफी मांगना चाहती थी। वह दूसरे रास्ते से नीचे आई और अजीत के कमरे के दरवाजे को जाकर खटखटाने लगी और उसके मुंह से जो बोल फूटने लगे, मेरे प्यारे राजा, एक बार अनबोलदे से बोल दो, अपना दरवाजा खोल दो। उसने 2 बार बोला। बदकिस्मती से उस दिन राजा अजीत सिंह युद्ध से थका हुआ आया था और वो गहरी नींद सो गया था, परंतु रानी पवित्रा ने अनबोलदे की सुन लिया था। उसने अजीत सिंह को नहीं जगाया और सोचने लगी कि अब क्या करे। अनबोलदे रानी निराश होकर ऊपर आ गई और कोने में बैठ गई। अब वह अपनी बहुत पछताने लगी। मृत्यु का समय अवसर ऐसा ही होता है, जीवन भर क्या किया सब याद आने लगता है। अनबोलदे का शरीर ठंड से अकड़ जाता। वो दोबारा अजीत सिंह के पास जाने के लिए उठने लगती है, पर उठ नहीं पाती और उसका शरीर जवाब दे देता है। वो अजीत को बार बार याद करती करती सुबह हो गई। सुबह तक पवित्रा सो नहीं पाई। वो चिंता में थी कि अगर अजीत सिंह को बता दिया तो अजीत सिंह की पटरानी कहीं अनबोलदे ही ना होगी और देखते ही रह जाएगी, उसका पति उससे छिन जाएगा। फिर उसी का मन उसे धिक्कारने लगता कि उसने अजीत सिंह को क्यों नहीं उठाया, और जब उसके मन में आत्मग्लानि होने लगी तो वह अजीत सिंह को जगाने लगी। पवित्रा तुरंत बोल पड़ती है,
कल रात आपको अनबोल दे बोली थी, आपकी अनबोल दे आपको जगाने आई थी। अजीत सिंह हैरान रह जाता है। वो तुरंत भागकर छत पर गया। छत पर आते ही वह सुन्न होकर बैठ गया। अनबोल दे ठंडी पड़ चुकी थी। अजीत सिंह ने एक बार भी बोले बिना वो खामोश हो चुकी थी। सभी छत पर आ जाते हैं। अजीत सिंह खामोश हो जाते हैं। पवित्रा मन ही मन खुद को कोसने लगती है, क्यों नहीं उसने अजीत सिंह को जगाया। अजीत सिंह की हालत देखकर पवित्रा को बहुत दुख होता है। अनबोल दे के मरते ही अजीत सिंह को गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उसने अनबोल दे को टूट कर प्यार किया था। अब अजीत सिंह बीमार रहने लगा। हर वक्त मन ही मन खुद को कोसता रहता कि उस रात वह क्यों नहीं जागा, जब उसकी महक दे उसको बोलने आई थी, जब उसकी महक दे को उसकी जरूरत थी। पवित्रा अजीत की हालत देखकर मन ही मन दुखी होती और अपने को कोसती कि अगर उसने अजीत सिंह को जगा दिया होता तो आज अजीत सिंह की हालत ऐसी नहीं होती। अजीत सिंह के लिए कोई ऐसे शब्द नहीं थे जो उसके पास अजीत सिंह की तकलीफ को कम कर सकते थे। उसी दर्द में रहते रहते एक दिन अजीत सिंह बिल्कुल खामोश हो गए थे और बीमारी की वजह से एक दिन संसार को छोड़कर चल दी। पवित्रा के दुख का पार नहीं था, पर जाते जाते अजीत सिंह पवित्रा से वचन लेकर गए थे कि वो राजकुमार को पाल पोस कर गद्दी पर बैठाएगी। पवित्रा अपने कर्म की सजा समझकर अपने कर्तव्य का पालन किए जा रही। अजीत ने महकदे से जीवन में एक बार भी महकदे की आवाज नहीं सुनी थी और एक बार भी महकदे उससे पूरी जिंदगी बात नहीं की थी। एक बार भी वह अजीत के जो महकदे के बोल सुनने के लिए तरसता रह गया, लेकिन महकदे उससे नहीं बोली और बिना बोले ही उसने अपना जीवन बिता दिया। और उसने महकदे से एक अनोखा इश्क किया था, एक अनोखा प्यार किया था जो राजा के प्यार की मिसाल बना। सब लोग राजा और अनबोल रानी के प्यार की मिसाल देने लगे कि सच्चा प्यार तो राजा ने किया था महकदे से, अनबोलती रानी से। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।